हे यू वन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता और आज आपके लिए बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि है क्वेश्चन आंसर वीडियो। आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल थे इंस्टाग्राम में कमेंट्स थ्रू, यूट्यूब के कमेंट्स थ्रू या फिर मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे। तो मैं हर किसी का डिटेल में आंसर नहीं दे पाती हूँ, बट हाँ, मैं हर किसी को रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो सोचा इस पे एक वीडियो बनाया जाए ताकि इन सारे सवालों का जो भी जवाब है वो आप सभी को मिलेगा और सभी को इसकी हेल्प होगी। तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ऐसे मुझे लगता है। अगर आपको भी हेल्पफुल लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने वाली हूँ वो सारे मेरे एक्सपीरियंसेस है ड्यूरिंग माय 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड अभी जो बेबी होने के बाद के है वो। बट सभी की बॉडी अलग वर्क करती है, सभी के बेबी का जो भी शेड्यूल होगा वो अलग होगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, बट कुछ भी अप्लाई करने से पहले मुझे लगता है आप आपके डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं एक एक क्वेश्चन लूँगी और उसके आंसर देने की कोशिश करूँगी। आई थिंक एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बनाऊंगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहेंगी। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो नीचे दी हुई आईडी को जरूर फॉलो करिएगा, आपको सारे अपडेट्स टाइम पे मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सवाल जो है वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज में है, बट मैं सारे क्वेश्चंस हिंदी में पढ़ूंगी और आंसर भी आपको हिंदी में दूंगी ताकि सभी लोगों को लँग्वेज समझ में आए। तो सबसे पहला ऐसा सवाल है की तुमच्या प्रेग्नेन्सीचा एक्सपिरियन्स शेअर करा, लाइक सी सेक्शन और नॉर्मल, एंड हाउ वॉज द एक्सपीरियंस, बेबी वेट एंड ऑल। ओके, सो पूछा गया है कि आपके प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस शेयर करिएगा और सी सेक्शन था या नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसका एक्सपीरियंस कैसे रहा, बेबी का वेट कितना था। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस कैसे था। टचवुड, मेरी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा एंजॉय की। भगवान की कृपा से मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं थी, बट आई कैन अंडरस्टैंड बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत सारे लोग मेरी तरह एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसे सोचती हूँ कि हाँ, आपको थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, बट आप डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा। जो भी आपको डॉक्टर ने प्रिकॉशन लेने के लिए बोले हैं वो उसे आप ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट लेने के लिए बोला है तो आप बेड रेस्ट ज़रूर लीजिएगा, बट आप आपकी प्रेगनेंसी को एंजॉय भी करिए एट द सेम टाइम। बिकॉज आपने सुना होगा गर्भ संस्कार, जो आप आपकी 9 महीने की प्रेगनेंसी में करते हो, जैसे आप बिहेव करते हो, जैसे आपके मूड स्विंग्स होते हैं, उन सारी चीज़ों का बच्चे पे थोड़ा ना थोड़ा असर होता है। आप डॉक्टर से भी पूछिएगा। अगर आपको बोर हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ बेड पे पड़े रहना है नहीं। आप चाहे तो कोई गर्भ संस्कार का क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है वो करिएगा। बुक्स पढ़िएगा अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है। मैंने मेरी प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 मंथ्स गर्भ संस्कार की बुक पढ़ी थी, जो कि बालाजी तांबे इनकी है। तो ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी। इसमें से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। मुझे आप कमेंट करके पूछते हो कि ये कैसे वो कैसे, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको उस बुक में मिल जाएंगे। तो आप उस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, फर्स्ट 3 मंथ्स में पढ़िएगा ताकि आपकी सारी प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। या फिर आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो अच्छी मूवीज़ देखिएगा, जो भी आपको पसंद है वो करिएगा। अगर मेरे जैसी आपकी हालत है कि आप सब कुछ कर पा रहे हो, घूम पा रहे हो, फिर पा रहे हो, तो आप सब जगह घूम सकते हो। मैंने बहुत ट्रैवल किया था। हाँ, जैसे डॉक्टर ने जितने टाइम जैसा बोला था उसे फॉलो करते हुए मैंने सब कुछ किया। जैसे कि डॉक्टर ने बोला था कि सिटी के बाहर नहीं जाना है फर्स्ट 3 मंथ्स, तो मैंने वो फॉलो किया। जैसे 4th मंथ लगा, मैं थोड़ा 50 किलोमीटर तक ट्रैवल की थी, बट सारी सेफ्टी ध्यान में रखते हुए मैंने ट्रैवल किया था। तो आप भी आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए एंड आपकी प्रेगनेंसी को ध्यान रखते हुए ट्रैवल करना है, बट प्रेगनेंसी को एंजॉय ज़रूर करना है। बस यही मेरा पर्सपेक्टिव है। आपने मेरे 9 मंथ्स की सारे वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने तो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी एंजॉय की। जैसे मेरा 5th मंथ ख़त्म होते हुए आया था, आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर माई बेबी शॉवर कि मुझे बेबी शॉवर अच्छा प्लान करना है, क्योंकि मेरी शादी जो है वो कोरोना में हुई थी, लॉकडाउन में, फुल एकदम 20-25 लोगों में। तो मुझे मेरा बेबी शॉवर का प्रोग्राम बहुत अच्छा करना था, इसलिए मैंने उसे अच्छे से प्लान किया और आप लोगों ने देखा भी कि मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बहुत लोगों ने पूछा कि आप डांस भी कर रहे हो, ये कर रहे हो, इज़ इट गुड और नॉट, ये वो। तो
आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। हर किसी की बॉडी जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो मैं बहुत ही फ्रीली सारी चीज़ें कर पा रही थी और मुझे पता था कि मैं इतना जो कर रही हूँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हमको समझ जाता है कि मैं कितना मूव कर पा रही हूँ, कितना नहीं कर पा रही हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग आप जैसा कर पाते हो वैसा आपकी प्रेगनेंसी में आप 9 मंथ्स एंजॉय कर सकते हो। फिर डिसीजन लेना था सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी। तो मैंने खुद से डिसीजन लिया था कि मुझे सी सेक्शन ही करना है, क्योंकि मुझे समहाउ लगता था कि मैं रेडी नहीं हूँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए, मैं इतना पेन नहीं सह पाऊंगी। वो बोलते ना मनाची तयारी, तीच माझ्या मनाची तयारी नव्हती नॉर्मल डिलिव्हरीसाठी आणि म्हणून मला सी सेक्शन करायचं होतं। आजकल सी सेक्शन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना नॉर्मल डिलीवरी है, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आते हैं, लोग एक एक महीना नहीं उठ पाते हैं। और आजकल सी सेक्शन इतना एडवांस हो चुका है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, तो पहले जैसा नहीं रहा है। एंड बहुत लोगों की ये सवाल थे कि आपके घर वालों ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो भी मुझे जानते हैं कि मैं शायद नॉर्मल डिलीवरी बेयर नहीं कर पाऊँगी। तो मेरी सासू माँ भी बोल रही थी, मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि नहीं, यू जस्ट गो फॉर सी सेक्शन ओनली। फाइनली मुझे रीज़न मिल गया सी सेक्शन करने का। जब हमारा 35 वीक के बाद फाइनल जो सोनोग्राफी स्कैन होता है उसमें अनाया के गले में 2 राउंड थे कॉर्ड के। तो इस केस में बहुत ज़्यादा रिस्की होता है नॉर्मल डिलीवरी करना, क्योंकि बेबी अगर खींचा जाता है तो कॉर्ड फंस सकता है, बेबी नीला पड़ता है, आपने सुना होगा ऐसी बहुत सारी केसेस। फिर NICU में रखो, ये बहुत कुछ होता है। मुझे भी यही लगता था कि 9 मंथ्स हमने हमारे पेट में जो बेबी है उसे बहुत अच्छे से संभाला है, कोई तकलीफ़ ना हो इसका ध्यान लिया। फिर लास्ट में उसे क्यों तकलीफ़ देना है और क्यों नॉर्मल डिलीवरी करनी है। तो मैंने फाइनल डिसीजन लिया और डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था कि आप सी सेक्शन ही करवाइएगा। उसके बाद बेबी का वेट कितना था, तो बेबी का वेट था 2.71 kg। बहुत ज़्यादा वेट नहीं था बेबी का जब अनाया बॉर्न हुई थी। वैसे 2.5 टू 3.2 या 3.5 तक अगर वेट होता है तो इज़ नॉर्मल। बहुत लोगों के सवाल है कि वेट गेन कैसे करें, वेट गेन कैसे करें। वेट गेन से अच्छा आपने फोकस करना चाहिए उसे अच्छा न्यूट्रिशंस देने में, जैसे कि उसको किस चीज़ में से अच्छा न्यूट्रिशन मिलेंगे, उसकी कैसी इम्यूनिटी अच्छी बनेगी, ना कि उसका वेट कैसे बढ़ेगा। डॉक्टर आपको जब तक नहीं बोल रहे कि वेट कम है तब तक आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बर्थ के टाइम 2.71 kg था, फिर 1-2 दिन बाद या फिर 10 दिन तक बेबी का वेट कम होता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मुझे भी पहले पता नहीं था, मैंने डॉक्टर से पूछा कि 2nd डे 3rd डे उसका वेट कम हो रहा था, तो डॉक्टर ने कहा इट इज़ नॉर्मल। एंड बाद में 10 डेज़ के बाद उसका फिर वेट गेन होना धीरे धीरे शुरू हुआ, और जब भी हमने डॉक्टर को विजिट किया है उसका वेट एकदम नॉर्मल है और अच्छा ग्रो कर रहा है, जितना करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि उसे अच्छे से फीड करना है, टाइम टू टाइम फीड करना है। After becoming mom, you should not be tensed. You should enjoy this phase. I am enjoying. You can see कि मैं भी मॉम हूँ, मेरा भी बेबी 3 मंथ्स का है और हम दोनों ही घर में रहते हैं, मैं एंड रोशन। मैं मम्मी के घर गई थी सिर्फ 1 महीने के लिए। यहाँ पे अभी ना मेरे सासू माँ है ना मेरी मम्मी है, हम दोनों ही सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। अगर आप खुश रहते हो ना तो बेबी को फीड बराबर मिलेगा, आप खाना अच्छा खाते हो तो बेबी को अच्छे न्यूट्रिशंस मिलेंगे, ये सारी बातें होती है। तो बी हैप्पी एंड एन्जॉय दिस जर्नी। सो मुझे लगता है पहले सवाल का जवाब मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी देने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आपको अगर कुछ लगता है पूछने का इसमें भी तो आप पूछ सकते हो ज़रूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर लिटिल प्रिंसेस, योर वीडियोज़ आर सो क्यूट, थैंक यू सो मच। वुड रियली लाइक टू नो अबाउट योर प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस एज आई माई सेल्फ वेरी वरीड हाउ द जर्नी एंड पेन इज़। तो अगेन सेम क्वेश्चन कि हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप मेरे सारे वीडियोज़ में भी देख सकते हो कि मैं घर से भी गई तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई, क्योंकि मेरा प्लान्ड सी सेक्शन था। तो आपने मेरा वो हॉस्पिटल जर्नी वाला भी वीडियो देखा होगा। मैं घर से भी इतना खुश गई, वहाँ पे भी एडमिट होने के बाद मेरा मॉर्निंग में 6 o'clock को सी सेक्शन था, तो रात भर थोड़ा सा वो NST वगैरह होता है 3-4 बार, ये सब कुछ प्रोसेस हुआ और मैं बहुत ही खुशी से गई ऑपरेशन थिएटर में और हैप्पीली बेबी हुआ। जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था मैं डॉक्टर से अच्छे से बात कर रही थी। थ्रू आउट माई ऑपरेशन मेरा BP एकदम नॉर्मल था, ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल था। तो अगर आप ज़्यादा हाइपर हो जाओगे, आप ज़्यादा डरोगे तो आपका BP कम ज़्यादा होगा और उसमें ऑपरेशन करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है।
आपके सामने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है, वो आपको हेल्प करने के लिए वहाँ पे है, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको डरना क्यों है। एंड पेन बोलोगे तो सी सेक्शन में पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। डिलीवरी हुई थी मेरी 7 बजे, फिर 1 घंटे के बाद मैं रूम में आई ना, वो सुपर नॉर्मल। बस डॉक्टर ने बोला था कि आपको एक दिन एकदम सीधे लेटे रहना है, तकिया भी नहीं लेना है और बेड को भी बेंड नहीं करना है, उससे हेडेक हो सकता है। तो आपको कितनी भी तकलीफ हो रही हो, कंटिन्यू 24 आवर्स आपको ऐसे ही सीधे लेटे रहना है। प्रॉब्लम होती है अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हेडेक होता है, बट लकीली मुझे हेडेक भी नहीं हुआ था। एंड वैसे जैसे डॉक्टर ने शेड्यूल दिया था खाने का, वैसे ही हॉस्पिटल में खाना आ रहा था, उस तरीके से मैं खाना खा रही थी। तो बिल्कुल नॉर्मल खाना मैं खा रही थी पूरे 3-4 दिन जो मैं हॉस्पिटल में थी। सब कुछ आ रहा था। बहुत लोगों ने पूछा कि आप इडली खा रहे हो, तो एक्चुअली मेरा फर्स्ट ब्रेकफास्ट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ माय ऑपरेशन मुझे इडली ही मिली थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी जुपिटर की इडली। अगर आपका भी एक्सपीरियंस है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत सारे लोगों से पहले ही सुना था कि जुपिटर का खाना बहुत टेस्टी होता है, मतलब आपको लगेगा कि नहीं कि आप पेशेंट हो और आपको पेशेंट का खाना मिल रहा है। मुझे तो बहुत टेस्टी खाना लगा और मैंने बहुत एंजॉय किए मेरे 3 दिन हॉस्पिटल में जो थे। मैंने मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। और अबाउट पेन, तो कोई पेन नहीं होता है, आपको ये दिमाग में लेते हुए जाना ही नहीं है कि तकलीफ होगी, पेन होगा। जस्ट एंजॉय एंड देखा जाएगा आगे जो भी होने वाला है। देखिए अभी पेट में बच्चा है, उसे बाहर तो निकालना ही है कुछ भी करके। तो पेन का सोच के आप पहले से ही टेंशन क्यों लेना है, पहले से बीपी क्यों बढ़ाना है। पहले ही प्रेगनेंसी में ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, बीपी कम होना, बीपी ज़्यादा होना, और हम टेंशन लेके और ज़्यादा बढ़ा क्यों ले। तो बेटर है कि अब आगे तो जाना ही है, यही दिमाग में रखते हुए आगे जाइएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। किसी ने सजेशन दिया था कि आप ये आपके रील में ज़रूर ऐड करिएगा। वो ऐसा था कि बहुत सारे लोग जो है बेबी होने के बाद, गर्ल हो या बॉय हो, जो निपल से उसमें से दूध निकालते हैं, मैंने ऐसे सुना है एंड मैंने देखा भी है कोई वीडियोस में। तो दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड। पता नहीं पहले के ज़माने में लोग करते होंगे, बट आजकल कोई करता नहीं है। उसका क्या ड्रॉबैक है, क्या अच्छा है नहीं है, मुझे नहीं पता, बट लॉजिकली सोचते हुए मुझे लगता नहीं कि वो प्रैक्टिकल है और वो करना चाहिए। बेबी को तकलीफ़ देना है ऐसा मुझे लगता है। और बहुत सारे लोग क्या कहीं कहीं पे कान में, नाक में और कोई प्राइवेट पार्ट्स में भी तेल वगैरह डालते हैं, ये भी मैंने सुना है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो आपकी मालिश वाली आंटी को पूछिएगा, वो भी आपको वही सजेस्ट करेंगे। आप चाहे तो आपकी डॉक्टर को पूछिएगा, वो भी आपको वही सजेस्ट करेंगे। और लॉजिकली आप भी सोच सकते हो, जिससे बच्चे को तकलीफ हो रही है ऐसी चीज़ें हमें क्यों करना है, और ये सारी चीज़ें करना मतलब बच्चे को तकलीफ देना है। आप देख सकते हो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। इनफैक्ट मालिश के वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो मुझे भी एक्सपीरियंस आया। तो 21 डेज तक मैं पुणे में थी और यहाँ पे भी मालिश वाली आंटी थे, वो बहुत अच्छे से मालिश करते थे। कंसिडरिंग कि वो अभी छोटी है, उसका कितना वेट है, उसको कितना प्रेशर देना चाहिए, उसके हिसाब से वो मालिश करते थे। और अनाया 21 डेज तक बिल्कुल भी रोई नहीं थी। फिर जब मैं नागपुर गई मम्मी के घर, तो वहाँ पे भी मालिश वाले आंटी थे, वो बहुत अच्छे से मालिश करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट वो पहले दिन ना बहुत ज़्यादा रोई थी मालिश करने के बाद, और यहाँ पे वो बिल्कुल रोई नहीं थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि भाई ये अब तक रोई नहीं और अब कितना इतना क्यों रो गई। और घर वाले सुनते नहीं है, आप लोगों को पता है, मेरे साथ भी कभी कभी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आता था। तो उस टाइम में ना दिमाग ना चलाते हुए डॉक्टर के पास चली जाती हूँ कि ये कैसे करना है। मतलब खुद का दिमाग चलाओ तो घर वाले यही बोलेंगे कि तुम्हें क्या समझता है, तुमको क्या पता, ऐसे ही होता है, ऐसे ही किया जाता है, बच्चा ग्रो कैसे करेगा, मालिश तो ज़रूरी है। ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े हो जाते थे और मुझे समझ में नहीं आता था कि अब क्या करें। तो उस टाइम मैं सीधे उठा के डॉक्टर के पास लेके जाती थी और घर वालों को उनके सामने पूछती थी कि अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। एंड अगर डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा करना है तो मैं ट्रस्ट करके करूँगी, बच्चे को परेशानी हो रही है फिर भी करूँगी क्योंकि डॉक्टर ने कहा है। बट अगर डॉक्टर उसे मना करते हैं तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर के पास गई जब अनाया 25 डेज़ की थी और डॉक्टर को पूछा कि मसाज करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, कितना प्रेशर देना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। वो अब तक रोती नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा रो रही है मसाज करने के टाइम। तो क्या करना है, यू विल नॉट बिलीव, आप लोगों ने कभी डॉक्टर से पूछा नहीं होगा, आप पूछिएगा ज़रूर एक बार। तो उन्होंने कहा कि मसाज ये इसलिए की जाती थी
कि मम्मी एंड बेबी में बॉन्ड बना रहे, बेबी को मम्मी समझने लगे, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं उन्हें कुछ नहीं समझता, तो हमारे साथ उनका बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये मसाज का कॉन्सेप्ट आया है कि आप बेबी को हल्के हाथों से तेल लगाओ, उसके साथ बॉन्ड बनाओ, उसके साथ बातें करो, ये सब था। बट बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, डेलिकेट होते हैं पकड़ने के लिए, तो हमें नहीं बनता है एंड हम भी थोड़ा पेन में होते हैं, जैसे कि सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी के बाद थोड़े सी रेस्ट की ज़रूरत होती है सभी को। तो 1-2 महीने मैं समझ सकती हूँ कि कोई मम्मी शायद मसाज नहीं कर पाएंगी, मैं भी नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि दिस वॉज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस मसाज। तो अभी उसे चेंज करके बच्चों को बहुत मसलना स्टार्ट कर दिया है, उन्हें बहुत तकलीफ देना स्टार्ट कर दिया है। क्यों? उनके हमें मसल्स बनाने हैं क्या? ऐसा डॉक्टर ने कहा। एंड आई वॉज लाइक थैंक यू सो मच। मेरे घर वालों के सामने बताया और दूसरे दिन से मैंने आंटी को बताया कि इतना ही प्रेशर देना है, वो रोनी नहीं चाहिए, उसके मसल्स नहीं बने तो मुझे चलेगा, पर धीरे धीरे पता नहीं वो थोड़े थोड़े शार्प होते जाते हैं बच्चे, फिर उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि ये मसाज कर रहे हैं, मुझे तकलीफ दे रहे हैं अभी, तो वो उस टाइम में थोड़ा थोड़ा रोती थी। जैसे ही 2 महीने हो गए, मैं जैसे ही अमरावती आई मम्मी के घर से, और उस वक्त फिर मैंने उसकी मसाज करना स्टार्ट किया, और मैं उसे जितना प्रेशर देना चाहिए, उसे जितना सहा जा रहा है, उतनी ही उसकी मसाज करती हूँ। तो ये था कि बच्चे के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और जो भी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था वैसे मैं फॉलो करती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज शेयर योर पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशंस दैट यू हैड टेकन इफ पॉसिबल, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स। ओके, तो डिलीवरी के बाद क्या प्रिकॉशंस लेना है, बहुत सारे लोगों के सवाल है। तो पहले के ज़माने में जो बताते थे ऐसा करना है, वैसा करना है, वो करना है, मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया। हाँ, जो मुझे प्रैक्टिकली लग रहा था कि ये चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती है, उतना फॉलो किया। जैसे कि 21 डेज़ तक बोल सकते हो, थोड़ा सा जब मैं पुणे में थी तब मैंने फॉलो किया, क्योंकि सी सेक्शन के बाद इतना भी हम दौड़ नहीं सकते डायरेक्टली, बट चल ज़रूर सकते हैं, तो बेड पे पड़े नहीं रहती थी मैं। जैसे मैं घर आई हॉस्पिटल से, मतलब मेरा 7th डे वगैरह होगा, उसके बाद से मैंने घर में अच्छे से घूमना फिरना शुरू कर दिया। मैं किचन में जाके चाय बनाती थी, मतलब खुद को बोर ना लगे, ऐसा यू डोंट फील लाइक पेशेंट। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं बेड पे हूँ तो मैं बीमार हूँ, पेशेंट हूँ, और मैं फ्रेश नहीं रह पाती थी। एंड मैं ट्राई करती थी मेरे बेबी का जितना भी काम है, जो भी करना है वो मैं करूँ। बहुत सारे घरों में क्या होता है, तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, बेबी को मत लो, हाथ में इस तरीके से देंगे, ये वो, ये सब तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। एंड मेरे जो डॉक्टर थे वो मुझे हमेशा बोलते थे कि आप अगर पेशेंट के जैसा ज़्यादा बिहेव करोगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगेगा। लिटरली मेरा 9th डे था एंड हम लोग बिल्डिंग में सबके घर मिठाई देने गए थे, तो मैं खुद गई थी मिठाई देने। सब लोग बोल रहे थे बाप रे तुम कैसे क्या आ सकती हो। तब अनाया बहुत छोटी थी, सो जाती थी, तो मैं उसको फीड करके 2 घंटा घूम के आती थी, और घर वाले बोलते थे कि थोड़ा कान में बांधना चाहिए, ये वो। थोड़ा सा फॉलो मैंने किया, नॉट 100%, पर जितना मुझसे पॉसिबल है, जितना मैं बेयर कर पा रही हूँ। नहीं बहुत गर्मी हो रही है, पसीना छूट रहा है और फिर भी टोपी पहनना है, ये तो मैंने नहीं किया। और खाने की बातें अगर पूछी तो मैंने कुछ फॉलो नहीं किया। हॉस्पिटल में मुझे जो डाइट चार्ट था वो दे दिया था, तो आप सब कुछ खा सकते हो। मेरे घर वालों के सामने डॉक्टर ने बताया था कि ये सब कुछ खा सकती है जो आपके घर में बन रहा है, जो नॉर्मल बन रहा है आपके लिए वही उसे खिलाइएगा। तो घर में बनाते वक्त ही मम्मी लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन लेती थी कि थोड़ा तीखा कम डालें, ये वो। हम लोग विदर्भ से है तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग अच्छा खासा तीखा खाते हैं, मैं नागपुर से हूँ, तो उतना तीखा नॉर्मल जो घर पे बनता था वैसे ही मैं खाती थी। एंड घी वाली रोटी खाती थी कुछ 21 डेज तक। मुझे घी ज़्यादा नहीं पसंद है, तो जितना कोई चीज़ से खा पाओ उतना खाती थी। लड्डू, हाँ मैं हेल्दी चीज़ों पे उतना ज़्यादा फोकस करती थी और करती हूँ। इनफैक्ट हेल्दी डाइट लेने पे आपको फोकस करना है, ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जब मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था उस वक्त मेरी मम्मी भी थी साथ में, और डॉक्टर ने बताया कि देखिए घर में जो बन रहा है वो इसे खिलाना है। अगर आप उसे बोर कर डालोगे खाने से, लाइक
जो हमारे घर में ट्रेडिशनली फॉलो करते हुए आए हैं सब लोग, मम्मी, कि सिर्फ दाल रोटी खाना है, फीका खाना है, तीखा नहीं खाना है, 2-3 ही स्पेसिफिक सब्जियां है वही खानी है। बट आप एक ही एक खाना खा के बोर हो जाओगे। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि आप एक ही एक खाना खा के उसे खिला के वो बोर हो जाएगी और वो खाना नहीं खाएगी। अगर उसने प्रॉपरली खाना नहीं खाया तो बेबी को दूध नहीं आएगा, और ऐसा है कि वो सब कुछ खाएगी तो बेबी को दूध अच्छे से आएगा, बेबी को अच्छे न्यूट्रिशंस मिलेंगे सारी चीज़ों में से, तो कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। पहले के ज़माने में खाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस इसलिए होते थे क्योंकि सी सेक्शन भी वैसे डिफ़िकल्ट होते थे। आजकल रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो 5 दिन की मेडिसिन में मेरी रिकवरी हो गई। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली 6th डे पे। 5 दिन की मेडिसिन में पहले रिकवरी नहीं होती थी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ता था की शेंगदाणे नाही खाना आहे, उससे टाके पिकतील लस वगैरे सगळे म्हणायचे। पण आता मला टाकेच नव्हते, मला फक्त 2 साईडनी 2 टाके होते आणि प्रेसचं ऑपरेशन होतं। लिटरली माझं ऑपरेशन दिसत नहीं, ऑपरेशन दिखता नहीं है, एक ऐसी छोटी सी लकीर है, वो टाके वगैरह आजकल नहीं होते हैं और वो मुझे नहीं लगे हैं। तो अगर आप पहले की जैसा रहा नहीं है तो वैसे सारे रूल्स भी क्यों होने चाहिए। इसलिए जैसे डॉक्टर बताएंगे वैसे आपको करना है। आपका जिस तरीके का ऑपरेशन है आपके डॉक्टर को पूछिएगा आप क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते हो, अकॉर्डिंगली आप बिहेव करिएगा। ऑफकोर्स आप लोग मेरे स्टोरीज में देखते हो कि मैं सब कुछ मतलब आइसक्रीम ठंडा वगैरह नींबू वगैरह सब खाती हूँ, तो ये तो एक्चुअली बच्चे की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। मैं पहले क्या करती हूँ, थोड़ा सा खा के देखती हूँ, मतलब आइसक्रीम थोड़ा सा खा के देखती हूँ और मुझे पता चला कि अरे कुछ नहीं हुआ, नया को नया बिल्कुल ठीक है, कोई सर्दी वगैरह नहीं हुई है, तो फिर मैंने आइसक्रीम खाई। ठंडा पानी, अनाया को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो ठंडा पानी। अगर मुझे दिख गया कि अनाया बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, छींक रही है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बंद कर दूँगी। बट टच वुड अनाया पेट में मुझे तकलीफ़ नहीं देती थी, उसी तरीके से बाहर आने के बाद भी तकलीफ़ नहीं देती है, तो मैं सब कुछ खा पाती हूँ। बट हाँ, खट्टा ठंडा ये सब चीज़ें तो फॉलो करना चाहिए। बहुत लोगों के ये सवाल थे कि हमने क्या हेल्दी खाना है जिससे हमें दूध अच्छा आए, तो उसके लिए भी मैं शायद एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी या फिर आगे अगर सवाल आता है तो उसका जवाब दूंगी।